गुजरात के लोगों सुन लो, जो लोग ताली और थाली को लेकर एक गुजराती प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे, आज उन सब को चीन के लोगों से जवाब मिल रहा है। जो राहुल गांधी बार बार मोदी जी से ये पूछते थे कि उनका नंबर कब आएगा, आज चीन के लोग उन्हें ये जवाब दे रहे हैं कि राहुल बाबा, गनीमत है कि आप मोदी के भारत में हैं, आपका नंबर तो आ गया, हमारा नंबर नहीं आया है। जो केजरीवाल बार बार गुजरात मॉडल को गाली देते हुए मोदी जी से कहते थे कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी हो गई है, आज गुजरात चुनाव में पहुंचते ही कोरोना को लेकर उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है। गुजरात वालों, ये भी सुन लो कि टीम केजरीवाल कोरोना वैक्सीन को लेकर कैसे देश के लोगों को भड़काती थी। सुन लीजिए। पूरे देश की आबादी को वैक्सीन करने में लगभग 15 साल लगेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लेकर यह टीम पीएम मोदी को बदनाम करती थी। आज शाहीन बाग की ये समर्थक पार्टियां चुप हो गई हैं, जब चीन कोरोना के नए रिकॉर्ड बना रहा है। देख लीजिए, जो लोग शाहीन बाग में महीनों के प्रदर्शन के बाद भी ये कहते थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आज उन्हें पता चल रहा है कि चीन में एक शाहीन बाग भी बनाना बहुत मुश्किल है। और आप प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे सकते हैं, उनका मजाक उड़ा सकते हैं। 130 करोड़ लोगों के इस देश में एकाध उदाहरण पकड़कर आप उनकी नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी जी ने किस दूरदर्शिता और परिश्रम के साथ भारत के लोगों को कोरोना महामारी से निकाला है। आज अगर ये समझना है तो चीन का उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। आज जब भारत में कोरोना महामारी बिल्कुल नियंत्रण में है, तो वहीं चीन में हाहाकार मचा है। आज गुजरात चुनाव के बरक्स भारत की स्थिति की चीन की स्थिति से तुलना आपको जरूर देखनी चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कोरोना महामारी को याद कर आज भी हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो जैसे बीते दिनों की बात हो गई है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि जैसे ही आप चीन की ओर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो तबाही हमने पिछले साल महसूस की, उससे पहले महसूस की और पूरी दुनिया ने महसूस की, वही तबाही आज चीन महसूस कर रहा है। कोरोना को लेकर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। और जब मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, तो याद रखिए कि ये वही चीन है जो कोरोना महामारी के दौरान लगातार भारत का जिसने मजाक उड़ाया था। आप ये रिपोर्ट भूले नहीं होंगे कि चीन के इंटरनेट प्लेटफॉर्म वेबो पर चीनी लॉन्ग मार्च एक रॉकेट है, उसके विस्फोट की तस्वीर लगाई गई थी। और दूसरी तरफ भारत में जो चिताओं को आग लगाने का काम किया गया था, उसकी तस्वीर लगाई गई थी। और जानते हैं इसके नीचे कैप्शन क्या लगाया गया था? चीन का आग लगाना बनाम भारत का आग लगाना। तो इस प्रकार से चीन भारत का मजाक उड़ाता था। और वहीं एक और मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत के मैनेजमेंट को लेकर जो कोरोना में जिस तरीके से काम हो रहा था, उसका मजाक उड़ाया था। और यह बात सिर्फ चीन की ही नहीं है। जिस समय भारत में कोरोना चरम पर था, याद कीजिए उस पल को, उस समय यहां पर बिहार से लेकर असम तक, बंगाल से लेकर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश तक विधानसभा के चुनाव हुए। और इन पार्टियों ने किस प्रकार से पीएम मोदी को बदनाम किया था। लेकिन आज जब गुजरात चुनाव चरम पर है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, तो उस समय कैसी परिस्थिति है? ये सारे के सारे नेता जिनके बयान मैंने अभी दिखाए, उन सब ने अपने मुंह सिल लिए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही तस्वीर है। आप जैसे ही चीन की ओर देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिए, मैं आपको दो तरह की तस्वीर दिखाता हूं।
एक तरफ भारत ने 17 नवंबर से भारत में मास्क पहनने के नियम को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसका मतलब यह है कि कोरोना से बचाव के लिए जो आवश्यक नियम बनाए गए हैं ना, उन नियमों को खत्म किया जा रहा है। मतलब कोविड को लेकर सरकार भी मानती है कि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन उसी समय जब आप दुनिया के सबसे बड़े देश आबादी के रूप में या अर्थव्यवस्था के रूप में दूसरे सबसे बड़े देश चीन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर किस कदर हाहाकार मचा हुआ है। वहां विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। आप देख लीजिए, जीरो कोविड पॉलिसी जो शी जिनपिंग ने शुरू की है या लगाई है वहां पर, उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया है। और आपको एक कहानी में दिखाता हूं, चीन के झेंगझोउ में वहां आईफोन की एक बड़ी फैक्ट्री है। वहां के कर्मचारियों को जीरो कोविड पॉलिसी के तहत महीनों से कैदियों की तरह बंद करके रख दिया गया था। और जानते हैं वहां पर अब क्या हुआ है? उन कर्मचारियों ने विद्रोह कर दिया है। उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। सभी कर्मचारी जीरो कोविड नीति को तोड़कर घर भागने लगे। और इसे रोकने के लिए चीनी राष्ट्रपति ने वहां पर सेना का इस्तेमाल किया है। सेना का इस्तेमाल करना पड़ा है। आप ये ध्यान रखिए। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, चीन के लिए एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी कल्पना चीन के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग भी नहीं कर सकते कि चीन में ये हालात पैदा हो जाए। और सेना के बल के सामने जनता में अब आजादी का बल प्रबल हो चुका है। अब वो आजादी की मांग करने लगे हैं और ये निडर हो चुके हैं। स्थिति ये है कि सेना से टकराने के लिए भी चीनी जनता सामने आ चुकी है। और जैसा मैं कह रहा हूं ना, ये चीन के लिए एक अविश्वसनीय चीज है। चीन के लिए इस प्रकार की परिस्थिति अब तक पैदा नहीं हुई थी। ये जो आजादी की मांग है ना, वो तो एक जगह से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे चीन के कई शहरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें राजधानी बीजिंग, शंघाई, वुहान जैसे कई प्रमुख शहर, कम से कम 7 शहर हैं, आप रिपोर्ट देखिए, जो शामिल हैं जहां पर इस तरह का विद्रोह शुरू हो गया है। ये तो लोकतांत्रिक देश तो है नहीं। जो लोग चीन से तुलना करते हैं ना, आज उनको समझ में आएगा कि चीन किस प्रकार का देश है। एक अधिनायकवादी देश है जहां सिर्फ एक पार्टी का सिस्टम चलता है। वहां विरोध नहीं कर सकते हैं। वहां पर यह परिस्थिति पैदा हो गई है। और चीन की खराब होती हालत के लिए जो वहां के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग परेशान हो चुके हैं। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री तो है नहीं कि यहाँ पर लोगों को पूरी आज़ादी है, सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम तरह की संस्थाएं हैं जो सरकार पर लगाम लगा सकती। लेकिन चीन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें इस समय सिर्फ और सिर्फ सेना ही नजर आ रही है। और इसीलिए शी जिनपिंग ने सीधे सेना को उतार दिया है। और ये चुनौती सीधे शी जिनपिंग के कठोर और तानाशाही प्रवृत्ति वाली शासन व्यवस्था को है। और एक चीज और आप समझ लीजिए कि ये इस देश में पहली बार हो रहा है जब वहां के लोगों ने सीधे कम्युनिस्ट पार्टी को चुनौती दी है और ये कह रहे हैं कि ये शासन व्यवस्था खत्म करो। और इसके अलावा शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग हो रही है कि आप गद्दी छोड़ो। ये परिस्थिति चीन में पैदा हो गई है और ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी की वजह से हो रही है। ये भी याद रखिए, जिसको लेकर भारत का ये मजाक उड़ाते थे, मोदी जी का मजाक उड़ाते थे। अब जब ये परिस्थिति चीन की बता रहा हूं ना, तो आपको एक बैकग्राउंडर भी बताता हूं। 1989 में चीन में आप देखिए इसी प्रकार के विरोध के स्वर देखने को मिले थे। और उस समय क्या हुआ था आप देखिए, सेना के खिलाफ वहां के लाखों लोगों ने आवाज बुलंद की थी और सेना को इस आवाज को दबाने के लिए तियानमेन स्क्वायर पर अपने ही लोगों का नरसंहार करना पड़ा था। न जाने कितने लोग, खुलेआम निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी और जो रिपोर्ट आई 10,000 लोग मारे गए थे। आप सोचिए, सड़क पर अपने ही देश के लोग विरोध कर रहे हैं और उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी जाए।
लाखों लोग थे वहां पे। और आप रिपोर्ट देखिए, उस समय लोग सेना के टैंकों के सामने खड़े हो गए थे, लेकिन डेंग शियाओपिंग ने आजादी की आवाज को कुचलने के लिए देश में आर्थिक सुधार लाने जैसा फॉर्मूला दिया, लोगों को आर्थिक क्षेत्र में आजादी देने का काम किया। अब जानते हैं क्या हुआ कि जो लोग राजनीतिक आजादी की मांग कर रहे थे, वहां पर आर्थिक आजादी देने की कोशिश की गई ताकि लोग संभल जाएं, समझ जाएं कि उन्हें कुछ तो मिल रहा है। तो ये डेंग जियोपिंग ने किया था और ये काम पिछले कई दशक से चीन करता चला आ रहा है, जिसके बाद वहाँ की जो मार्केट इकोनॉमी है ना, वो थोड़ी ओपन हुई और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा। और इससे जानते हैं चीन के लोगों को फायदा भी हुआ। ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने में सफल हुए और चीन ने आर्थिक आज़ादी भी दे दी। लेकिन शी जिनपिंग के लिए ये जो कोरोना है वो एक नई परेशानी बनकर आई। ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है शी जिनपिंग की, पूरी दुनिया तो तारीफ कर रही थी ना, और भारत के जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो तो ज़्यादा ही उछल रहे थे। देखो जी चीन ने क्या कर दिया, आज स्थिति क्या है। उसी पॉलिसी के कारण चीन में राजनीतिक आज़ादी की मांग उठ रही है और ये पहली बार हो रहा है। इन परिस्थितियों में पूरी दुनिया परेशान हुई, लेकिन चीन ने जिस प्रकार से दबाया, आज उसका परिणाम उसे देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार की परिस्थिति दोस्तों हांगकांग में भी देखने को मिली थी। वहां पर भी आजादी की मांग लगातार उठाई जा रही थी और वहां पर भी जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। तब जाकर लोगों ने विरोध में तमाम तरीके के मांगे अपने सामने रखी थी। और सिर्फ चीन की ही बात नहीं है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और देशों की स्थिति दिखाता हूं। ईरान में जिस तरह से महिलाएं हिजाब से आजादी की मांग कर रही हैं, उनकी मांग को दबाने के लिए वहां पर भी सेना का इस्तेमाल किया गया। मैं थोड़ा कोरोना से हटकर एक परिस्थिति दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से जो ये जन आंदोलन होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, वहां पर सेना का इस्तेमाल किया जाता है। और ईरान में जो कुछ हो रहा है वो महिलाओं के साथ पहले कभी नहीं हुआ। वहां हिजाब हटाने की मांग को लेकर के जो महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है, 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। दुनिया में लगभग हर देश में इस तरह की परिस्थिति देखने को मिलती है। अब मैं आपको अमेरिका ले चलता हूं। यहां पर देखिए, ये तो सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है अमेरिका, लेकिन यहां पर भी राष्ट्रपति ट्रंप को, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्हें व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए सेना को उतारना पड़ा। और एक ऐसा नाजुक दौर भी आ गया था दोस्तों, जब ट्रंप को यह कहना पड़ा, यह मांग करनी पड़ी कि करीब 10,000 सेना के जवान व्हाइट हाउस की सुरक्षा में तैनात होने चाहिए। यह ट्रंप ने मांग की थी। अब आप भारत में आइए। भारत में मोदी काल में कितने आंदोलन हुए, याद है ना आपको, जन प्रदर्शन हुए, और ये सब की सब विपक्षियों की साजिश है, आप ये याद रखिए। अब तो कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मैं उन खुलासों को दरकिनार करता हूं। मैं ये मानता हूं कि सही नीयत के साथ ये प्रदर्शन हुए, ये जन आंदोलन हुए। और आप याद रखिए, शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के खिलाफ 101 दिनों तक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन क्या मोदी जी ने किसी के खिलाफ भी सेना का इस्तेमाल किया? आप जरा सोचिए। अंत तक इंतजार किया उन लोगों का कि आप खुद से हट जाएं, जबकि दिल्ली वाले परेशान हो चुके थे। दिल्ली के ये मालिक जो तथाकथित हैं केजरीवाल जी, वो भी उनके साथ खड़े हो गए, भले ही दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ती रहे। और आखिर में पीएम मोदी ने बड़े संयमित तरीके से काम किया और देखिए आखिरकार कोरोना लॉकडाउन के कारण सभी को शाहीन बाग छोड़ना पड़ा। और इसी तरीके से शाहीन बाग प्रदर्शनों के बाद याद कीजिए किसानों ने किस प्रकार से आंदोलन किया। दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया गया था और गणतंत्र दिवस में किस प्रकार का तांडव मचाया गया ये भी आपने देखा। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस या सेना का इस्तेमाल नहीं किया उस आंदोलन को दबाने के लिए। और गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद भी किसान धरने पर बैठे रहे, जबकि सबको लग रहा था
कि अब तो मौका मिल गया मोदी जी को, एकदम बरस पड़ेंगे, सेना का इस्तेमाल करके सबको तहस नहस कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। समय गुजरता गया और यह आंदोलन अपने आप खत्म होने लगा। और उन विरोध प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को देखते हुए, बहुत बड़ा तबका नहीं था दोस्तों, एक छोटा तबका था, लेकिन उनकी भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन कभी भी जन प्रदर्शनों के खिलाफ बल प्रयोग की नीति को नहीं अपनाया। अब कोरोना को लेकर दोनों देशों की पॉलिसी को देखिए। चीन ने जहां सख्त पॉलिसी अपनाई, जीरो कोविड की पॉलिसी अपनाई, वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। आप देख लीजिए, देश में लॉकडाउन लगाने से पहले जनता को मानसिक रूप से तैयार किया। आप भूले नहीं होंगे मोदी जी ने क्या किया था। जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, मतलब जनता मानसिक रूप से खुद ही तैयार हो जाए। और पूरा का पूरा देश मोदी जी के पीछे चल पड़ा था। आपको ध्यान होगा, मतलब देश में कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद लोगों ने कर दिया। और इसके बाद उन्होंने एक और नीति अपनाई, आपको याद होगा, ताली बजवाई थी, दिए जलवाए थे, क्या कुछ नहीं किया था मोदी जी ने। और वो क्यों था? क्योंकि मानसिक रूप से ये देश एक साथ खड़ा हो सके, लोग तैयार हो सके कि इस महामारी से निपटने के लिए हमें एकजुट खड़ा होना है। यही नीति अपनाई थी। और उसके बाद जब उन्होंने 21 दिन का दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन लगाया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। समझ में नहीं आया कि 130 करोड़ लोगों का यह देश किस प्रकार से मोदी जी के पीछे चल पड़ा है। बिना कोई हंगामा, कोई शोर शराबा नहीं। एक आध जगह विपक्ष ने परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन तब भी ये पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ा हो गया। लेकिन चीन की परिस्थिति देखिए, आज लोग विद्रोह पर उतर आए हैं, बगावत पर उतर आए हैं। अब आप देखिए, 21 दिन के लॉकडाउन के बाद उन्होंने क्या किया। वो लगातार नीतियों में संवेदनशीलता के साथ काम करते रहे। और देखिए, धीरे धीरे जो लॉकडाउन की नीति थी उन्होंने राज्यों पर छोड़ दिया, जिला अधिकारियों पर छोड़ दिया, डेलीगेट कर दिया पूरे के पूरे अधिकार को। और उसके बाद चीजें अपने आप संभलती रही। और इन सब के बीच मोदी जी ने एक और काम किया, वो वैक्सीन को लेकर भी लगातार जुटे रहे, वैज्ञानिकों से लगातार बातचीत होती रही, उनका मनोबल बढ़ाते रहे, सरकारी नीतियों को उनके हिसाब से बनाते रहे, छूट देते रहे। और देखिए, उसके बाद भारत ने वैक्सीन को लेकर भी कमाल कर दिया। जो लोग सवाल उठाते थे ना, आप ये समझिए, तमाम सवालों और विरोधों के बावजूद सिर्फ 18 महीने के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी पूरा कर दिया गया है। और सभी को वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। और इस तरह से दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों, उनकी दूरदर्शिता, उनकी सोच की वजह से न केवल भारत जन प्रदर्शनों से, आंदोलनों से निपटता रहा, बल्कि कोरोना महामारी को लेकर भी एक सफलता के साथ आगे बढ़ा। और आज वैश्विक मंदी में, अब आप इन परिस्थितियों में देखिए कि आज जब पूरी दुनिया फिर से मंदी की गिरफ्त में है, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इससे बचा हुआ है। यहां के आम लोगों में निराशा नहीं है, बल्कि एक विश्वास है। और ये वो परिस्थिति है जिसको आज गुजरात चुनाव के समय आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, विपत्ति जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के चरित्र को परखती है, वैसे ही 100 सालों में एक बार आने वाली महामारी नेतृत्व की क्षमता को भी परखती है। और कोरोना महामारी ने दुनिया के हर देश के राष्ट्राध्यक्षों और उनकी काबिलियत को देखने और परखने का काम किया है। और इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। और तभी तो जब रूसी राष्ट्रपति हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर दुनिया के दूसरे देशों का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, जब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें दिखते हैं तो वो मिलने के लिए लालायित हो उठते हैं। और यही वो चरित्र है
जिसे आज हम सबको, इस देश के हर नागरिक को महसूस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।